हेलो डी अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भी दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हम सिस्टम लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं और इसकी लेटेस्ट जो हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट आई है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारे पास आई है 29 ऑफ अगस्त में। ठीक है, और इसके बारे में हम देखेंगे कि इसका प्रॉफिट क्यों डिक्रीज़ हुआ है, मतलब कि अर्निंग पर शेयर क्यों डिक्रीज़ हुआ है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ें हैं जो हम आज देखेंगे। इसके अलावा हम इसके आरओआई के बारे में भी देखेंगे और हम इसकी कुछ रेशियोज़ के बारे में देखेंगे, और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास PSX आरओआई कैलकुलेटर हमने खोला हुआ है, साथ मैंने चार्ट खोला हुआ था कि हम देखें कि 400 की प्राइस पे अगर हमने 1000 शेयर लिए होते 2021 में, तो 2021 में सबसे हाई प्राइस 400 के करीब ही थी इसकी। तो हमने सबसे हाई प्राइस पे 2021 में सपोज 400 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर खरीदे होते, तो आज उन 1000 शेयर्स की वैल्यू कितनी होती। तो अगर 400 के हिसाब से हमने 1000 शेयर खरीदे होते हैं, हमने तकरीबन 4 लाख इन्वेस्ट किया होता, 4 लाख अगर इन्वेस्ट किया होता तो हमें तकरीबन 33,200 का डिविडेंड मिला होता, 1200 हमें बोनस शेयर्स मिले होते। आज करंट प्राइस इसकी 406 रुपये चल रही है। सिर्फ 6 रुपये के इंक्रीज से हमें कितना परसेंट CAGR पर ईयर मिलता है? 32%। जिसका मतलब कि आज टोटल वैल्यू हमारे पास होती 9 से 10 लाख के करीब, और टोटल शेयर्स 1000 शेयर्स बन गए होते हैं हमारे पास 2200 शेयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी काफ़ी अच्छी फिनोमिनल ग्रोथ है। ठीक है, कि अगर हमने 3-4 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज हमारे पास इसकी दुगने से ज़्यादा हमारे पास पैसे पड़े होते। ठीक है, जो कि CAGR तकरीबन 33% बनता है। ये चीज़ हमने देख ली है। अब हमने देखना है इसकी रिपोर्ट, जो लेटेस्ट इसकी रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल रिजल्ट, वो हम देखते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल रिजल्ट की रिपोर्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट और कंसर्निंग चीज़ है वो ये है कि इसकी जो EPS है वो हमें डिक्लाइन मिला है। उस EPS में अगर हम 6 मंथ एंडेड में देखें तो पिछले जून 30 2023 की 6 मंथ एंडेड की EPS थी 16.45 पर शेयर। ठीक है, मतलब कि इसने हर शेयर पे 16.45 कमाए। लेकिन अगर हम इस 6 मंथ्स की देखें जो हमारी लेटेस्ट आई है, वो है 8.37, जिसका मतलब है हमारे पास तकरीबन तकरीबन 49% का, 49 to 50% का डिक्लाइन हुआ है, जहाँ के जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। लेकिन क्यों हुआ है, इसकी कुछ चीज़ें हैं, इसकी वजूहत इन्होंने मेंशन भी की हुई हैं। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास इन्होंने मेंशन किया है कि ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज 5%, वेयर एज यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल का ये था, इस साल का ये है, जो कि इंक्रीज हुआ है 5% से। ठीक है, 27% से हमारे पास हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, बट हमारे पास डिक्रीज किस में आया है, हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में डिक्रीज आया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक वजह भी लिखी होगी, अगर मैं हाईलाइट करूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे इन्होंने 4% मेनली ड्यू टू हाई इन्फ्लेशनरी कॉस्ट, इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, मोर ओवर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रुपी एप्रिसिएशन, क्योंकि आपको पता है कि डॉलराइज्ड इनकम को मानते हैं। जब आपका रुपी एप्रिसिएट होगा तो हमारे पास ये इनकी, चूंकि डॉलर में इनकम होती है, तो जाहिर सी बात है रुपी अगेंस्ट डॉलर एप्रिशिएट होगा, तो इनकी जो टोटल नेट प्रॉफिट होगा उसमें डिक्लाइन आएगा। तो यही हमने देखा है कि कुछ महीनों में, पिछले 1-2-3 महीनों में डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि एक्सचेंज लॉस ऑफ 221 मिलियन कंपेयर टू, इतना जो हमें गेन हुआ था उसके कंपेरेटली इतना हमें लॉस हो चुका है। ठीक है, डिक्रीजिंग प्रॉफिट ऑफ, अच्छा इसके बाद इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हमारे पास 49% डिक्लाइन आया है प्रॉफिट में, फिर EPS में भी 49% डिक्लाइन आया है इवेंचुअली। अगर लेकिन अगर तो हम देखें कि रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, तो रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। ग्रॉस प्रॉफिट में भी हमारे पास इंक्रीज हुआ है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी एक अच्छी डायरेक्शन में तो जा रही है, बट कंपनी के वो अपने ऑपरेशंस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और हो भी सकता है, और इसकी मेन वजह यह है कि इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में इंक्रीज आया है, डिक्रीज आया है सॉरी, वो इसकी वजह से है कि हमारे पास डॉलर अप्रिसिएट हुआ है, सॉरी डॉलर डिप्रिशिएट हुआ है और रुपये अप्रिशिएट हुआ है। इसके अलावा हम आगे देखें तो हमें मेन यही चीज़ें मिलती है। कंसोलिडेटेड में जाके हम देखें तो कंसोलिडेटेड में हमारे पास जो जून 23 और 24 का कंपैरिजन इन्होंने बताया है, तो यहाँ पे जो, यहाँ पे भी हमें 39% का डिक्लाइन मिल रहा है देखने को, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवरऑल पॉजिटिव में चला गया है कंसोलिडेटेड के लिए, लेकिन अनकंसोलिडेटेड के लिए अभी भी नेगेटिव में है। तो मतलब कि ओवरऑल इसका मतलब 15% इंक्रीज हुआ है, अगर हम इनकी इसकी सारी सब्सिडीज वगैरह मिला के देखें।
इसके बाद इन्होंने अपना मज़ीद हमारे पास सेक्टर वाइज इन्होंने डिवाइड किया है। इन्होंने कहा है कि हमारे पास इस सेक्टर में इतना इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ये सारा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, फिर इन्होंने इन सारों को ऐड करके क्यूमुलेटिवली यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मतलब कॉस्ट कितनी निकली है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो टोटल आपके पास इतना प्रॉफिट बच के आया है। अब ये जो बोल्ड न्यूमेरिक्स में लिखा हुआ है ये 2024 का है, जो 2023 का है इन्होंने सिंपल इसमें लिखा हुआ है बगैर बोल्ड के। अब इन सारों को बोल्ड वालों को ऐड करके यहाँ पे टोटल करके लिख दिया सम अप करके, और ये इन सारे दूसरों को ऐड करके यहाँ पर सम अप करके लिख दिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने मज़ीद इसमें से कोई चीज़ें ऐड और माइनस की है, जिस तरह के अदर एक्सपेंसेस माइनस किए इन्होंने, फिर अदर इनकम इन्होंने ऐड की है। इस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट चीज़ें करके हमारे पास इवेंचुअली आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन निकला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम 2023 का देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन ज़्यादा था, 2024 का देखें तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन कम था। यहाँ पे इन्होंने नीचे मेंशन किया है, द जियोग्राफिकल सेगमेंट एनालिसिस शो द रोबस्ट ग्रोथ अक्रॉस द आल फोर सेगमेंट, यूरोपियन एंड एमईए सेगमेंट इज बाउंसिंग बैक टू शो एंड एनकरेजिंग डॉलराइज्ड ग्रोथ। ठीक है, मतलब इन दोनों सेक्टर्स में हमारे पास डॉलराइज ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। वो कहते हैं हाउएवर पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग है, हमारे पास द कंपनी इज रैशनलाइजिंग पाकिस्तान सेगमेंट एज वेल। इसमें भी वो क्वालिटी और रेवेन्यू जो ब्रिंग करने की एफिशिएंसीज होती हैं और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रही है, ताकि इसको भी प्रॉफिटेबिलिटी में बदल सके। ठीक है, विद द स्ट्रेटेजिक एक्शंस ऑफ द कंपनी टेकिंग प्रॉफिटेबिलिटी अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू शो अ पॉजिटिव ट्रेंड लेटर हाफ ऑफ द ईयर। वो कह रहे हैं कि हम मतलब हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हम इसको ऑल द सेगमेंट्स अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स हम इसको इम्प्रूव करेंगे, और जो अगला हाफ ईयर का होगा उसमें हम इससे ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड शो करेंगे। एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ द कंपनी आर नाउ रफली अराउंड 87% ऑफ द टोटल सेल्स इन द लाइन कंपनी स्ट्रेटेजी टू ग्रो एक्सपोर्ट्स। वो कह रहे हैं कि हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट की सेल्स हैं उसमें से 87% हम वो कह रहे हैं कि कंपनी इनलाइन, अगर हम यहाँ पे देखें एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ कंपनी आर नाउ रफली अराउंड 87% ऑफ द टोटल सेल्स। इसका मतलब है कि कंपनी के पास जितनी भी टोटल सेल्स आ रही हैं उसमें से जो 87% ऑफ द सेल्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये एक्सपोर्टिंग कंपनी, हमें पता है एक डॉलराइज इनकम कमाती है और एक्सपोर्ट पे इसका ज़्यादा ध्यान है, तो जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम यहाँ पे 87% हमें टोटल सेल्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लोकली नहीं हम दे रहे। इसके अलावा ये इन्होंने इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं जिस बेस पे मैंने ये बताया है, इसी तरह ये सेम चार्ट उस बेस पे है। इवन मेरे ख्याल से चार्ट भी सेम ही है, हाँ तकरीबन। अच्छा, इसके बाद जो मेन फाइनेंशियल रेशोज़ इन्होंने बताई हैं, उससे पहले उसको डिटेल में बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर ईपीएस वगैरह दिखा दूँ कि हमारे पास पिछले साल की 16.45 थी और इस साल की हमारे पास 8.37 है, और 3 मंथ्स की हमारे पास 4.03 थी, और इस साल 3 मंथ्स की जो जून का क्वार्टर था 4.16 है, जो कि ठीक है, लेकिन ये 6 मंथ के लिए हमारे पास थोड़ा वो कम है, आधी हो गई है। अच्छा, अब हमारे पास है रेशोज़। अब रेशोज़ के लिए मैंने ना यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसकी मदद से आपको, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, जिसकी मदद से आपको पता लगेगा कि ये एक आइडियल केस होगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा तो आइडियल केस ये है कि वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम बाकी चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले तो अगर हम देखें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जिस तरह के मैंने बताया है कि हायर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन ये कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये कम हो रहा है, क्यों हो रहा है कम, उसकी वजूहत हमने ऊपर देखी हैं। ठीक है, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा हुई है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, वो भी कम हो रहा है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है कि आप सेल्स, जो टोटल सेल्स होती है ना, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल दो, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो टोटल सेल से, फिर मल्टीप्लाई करो 100, जो परसेंटेज निकलती है आपके पास वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होती है। ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है कि आप सिंपल ऑपरेटिंग इनकम को डिवाइड कर दो रेवेन्यू से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, वो आपका ऑपरेटिंग मार्जिन होता है। तो ये भी आपके पास दोनों पॉजिटिव ट्रेंड में होनी चाहिए थी, लेकिन ये नेगेटिव ट्रेंड में है। इसके अलावा EBITDA मार्जिन हमारे पास जो होता है वो भी हमारे पास हाई होना चाहिए। ठीक है, और ये EBITDA मार्जिन होता है क्या? ये होता है एक्चुअली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट आई से इंटरेस्ट, टी से टैक्सेस, डी से डेप्रिसिएशन और ए से एमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन का फॉर्मूला ये होता है कि आपकी EBI TDA की जो वैल्यू होती है उसको डिवाइड करें रेवेन्यू से, तो और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास वो वैल्यू रेशो की वैल्यू आ जाती है। तो ये भी इंक्रीज होनी चाहिए थी, ये भी डिक्रीज हुई है। ठीक है, इस सारे की वजूहात हमारे पास यही है कि इसकी जो कॉस्ट मैनेजमेंट है उसमें मसला है, और जो ऑपरेटिंग के मार्जिन है वो डिक्लाइन हुआ है, वो जो कि हमने ऊपर मेंशन भी किया है। फिर प्री टैक्स मार्जिन हमने देखा कि वो भी हमारे पास इंक्रीज होना चाहिए। प्री टैक्स मार्जिन क्या होता है कि हमारे पास जो प्री टैक्स का प्रॉफिट होता है उसको हम रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, वो हमारा प्री टैक्स मार्जिन होता है, जो कि हमारे पास कम हुआ है। स्टैंड अलोन देख रहे हैं हम, स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड नहीं देख रहे, स्टैंड अलोन मतलब अनकंसोलिडेटेड देख रहे हैं, सब्सिडरीज को नहीं देख रहे अभी। ठीक है, अच्छा अब हम ये भी डिक्रीज हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्रीज हुआ है, जाहिर सी बात है EPS वगैरह सारा कुछ डिक्रीज हुआ था, ये भी सारी चीज़ें डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन वैसे क्या होता है कि आपका टोटल नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं हम रेवेन्यू से, मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत वैसे नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि इसके फार्मूलाज क्या होते हैं। ये हमारे पास पहले फार्मूलाज बने बनाए वेबसाइट्स पे भी मिल जाते हैं, और हमारे पास कंपनी भी दे देती है। अगर हम एसेट्स टर्नओवर की बात करें, एसेट्स टर्नओवर का भी यही फॉर्मूला होता है कि हमारा रेवेन्यू ओवर टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अब एसेट्स टर्नओवर हमारे पास इंक्रीज हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें हायर होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि कंपनी अपने एसेट्स के कंपेरेटिवली अपने जो प्री मैं आपको एसेट टर्नओवर, हाँ, जो कंपनी अपने टोटल एसेट्स के मुकाबले जितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है ना, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो वो हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, अब टोटल एसेट्स हमारे पास है सपोज 1 लाख के, रेवेन्यू हमारे पास है 50,000 का, तो हमारे पास ये वैल्यू कम आएगी। लेकिन अगर हमारे पास टोटल एसेट्स हैं ही 1 लाख के, लेकिन रेवेन्यू भी हम 1 लाख का कमा रहे हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 100%। इसका मतलब हम उतने एसेट्स के कंपेरेटिवली कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपने सपोज एक गाय खरीद लिया, ठीक है, और आप उसका दूध देते हैं, ठीक है, बेचते हैं, ठीक है, आप 1 लीटर दूध उस गाय के इवज बेचते हैं, तो आपको कोई 200-300 रुपया प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर आप उसी एक गाय के इवज 10 लीटर दूध बेचें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये होता है एक्चुअली आपका एसेट टर्नओवर, जिसमें आपका एसेट है गाय और आपका टर्नओवर है आपके पास जितने पैसे आ रहे हैं उसके थ्रू। ठीक है, इसके अलावा हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमारे पास यहाँ पे हम देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी हायर होनी चाहिए, वो भी हमारे पास लोअर है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारे पास होता है टोटल जो नेट इनकम होती है, आप उसको शेयर होल्डर्स की इक्विटी से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो हमारे पास टोटल इसकी वैल्यू आ जाती है। ये भी हमारे पास इंक्रीज होनी चाहिए, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। करंट रेशो में काफ़ी दफ़ा जाकर करंट रेशो होती है आपके करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, करंट एसेट्स हमारे पास जब ज़्यादा होंगे तो हमारी करंट रेशो अच्छी होगी, तो इसका मतलब करंट एसेट्स ज़्यादा होंगे, करंट लाइबिलिटीज़ कम होंगी। ठीक है, तो जो कि एक अच्छी चीज़ है, ये इंक्रीज़ भी हो रही है, करंट रेशो इंक्रीज़ हो रही है, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर जो ऊपर वैल्यू होती है वो बढ़ रही है, जिसका मतलब करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं हमारे पास और लाइबिलिटीज के अगेंस्ट कम है। इसके अलावा क्विक रेशो भी, ये एक करंट रेशो अच्छी चीज़ है, ये हमारे पास पॉजिटिव में है। क्विक रेशो हमारे पास सिंपल है, हम ना इसको एसेट टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें हम करंट एसेट्स को इन्वेंट्री से माइनस कर देते हैं और करंट लाइबिलिटीज़ से डिवाइड कर देते हैं। इसकी भी इंक्रीज वैल्यू अच्छी होती है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। अच्छा, डेप्ट टर्नओवर डेज हमारे पास हमेशा कम होने चाहिए। ठीक है, डेप्ट टर्नओवर डेज हमने पिछली दफ़ा देखे कम थे और अब देखे ज़्यादा हो गए, लेकिन इस दफ़ा कम होने चाहिए थे। डेप्ट टर्नओवर डेज होते क्या है कि आपको किसी सपोज किसी और बंदे ने पैसे देने हैं, ठीक है, और वो कितने दिन में पैसे दे रहा है। यहाँ पे अगर सपोज सिस्टम से किसी से पैसे लेने थे तो उसकी लाइबिलिटीज रिसीवेबल्स में आ जाते हैं ना। ठीक है, अगर सपोज सिस्टम से किसी और कंपनी से पैसे लेने थे तो उसे 1 बिलियन रुपीज़ लेना था, तो वो उसे 5 दिन में ले लेता है सिस्टम उससे, तो ये डेप्ट टर्नओवर 5 डेज हो जाता है। लेकिन अब सिस्टम्स को लग रहे हैं तकरीबन 80 डेज वो पैसे लेने के लिए, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, इनको इस पर मेहनत करनी चाहिए। आगे हमारे पास डेप्ट टू इक्विटी रेशो है, जिसमें हमारे पास पता नहीं उन्होंने इस तरह के क्यों लिखा है, हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्ट टू इक्विटी रेशो भी हमारे पास जो है, यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी रेशो भी कम होनी चाहिए ना, मतलब पिछले साल से इस साल में कम होनी चाहिए। अगर हम देखें तो हमारे पास डेप्ट टू इक्विटी रेशो है 4 डिवाइडेड बाय 96, तो 0.04,
0.04 आया है हमारे पास, तो ये कम होना चाहिए पिछले साल से। तो हमारे पास पिछले साल था 8/9/2, तो ये बिल्कुल कम है। पिछले साल था 0.08, इस साल है 0.04। इसका मतलब ये है कि डेप्ट ओवर इक्विटी, ये डेप्ट पीछे होगा और इक्विटी आगे होगी, तो मतलब डेप्ट इसका 4 था, इक्विटी 96 हो गई है। लेकिन पिछले साल हमारे पास डेप्ट ज़्यादा था और इक्विटी कम थी, लेकिन इस साल हमारे पास डेप्ट कम हो गया और इक्विटी ज़्यादा हो गया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंटरेस्ट कवर्स हमने यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट कवर्स में हमारे पास हाई होना चाहिए। इंटरेस्ट कवर का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल EBIT। मतलब EBIT क्या होता है? हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन को डिवाइड कर दिया अगर हम इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से, कि कितना हमें इंटरेस्ट का एक्सपेंस आ रहा है, उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट कवर आ जाता है, जो कि हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इवेंचुअली अगर हम देखें तो कंपनी एक अच्छी सिमत में जा रही है। कंपनी अपने जो एसेट्स हैं उसके हिसाब से इक्विटी को भी इंक्रीज़ कर रही है, उसके हिसाब से टर्नओवर को भी इंक्रीज़ कर रही है। कंपनी हमारे पास रेवेन्यू को भी इंक्रीज़ कर रही है, हमने ऊपर देखा कि रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है, डॉलराइज इनकम एक्सपोर्ट्स पे भी काम कर रही है। लेकिन कंपनी की जो ऑपरेटिंग के वो है ना, ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से। इसको किसी तरह कंपनी को मैनेज करना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे है लिखी इन्होंने, सिंस बिलिंग इज प्राइमली बेस्ड ऑन मैन डेज सीजनैलिटी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स रेवेन्यू लॉस ड्यू टू बिलिंग ड्यू टू पब्लिक हॉलीडेज। जिस तरह के हमारे पास 9-10 मुहर्रम की पब्लिक हॉलीडेज आई थी, आई गेस उसकी बात कर रहे हैं, कि वो कह रहे थे कि 2 मेजर रिलीजियस हॉलीडेज आई थी सेम क्वार्टर में, जिसकी वजह से उनको बिलिंग का मसला आया था। कि हो सकता है कि जैसी बात है एक बड़ी कंपनी है, उनके रोज़ कोई बिल्स पास होते हैं या फिर उनको रिसीवेबल्स या आने होते हैं या फिर कुछ भी होते हैं, उसकी वजह से उनको कह रहे हैं कि हमारे मसला आया था। हाउएवर Q3 is expected to be a full working quarter with 5% more billable days, जो हमारे पास 5% मोर बिलेबल डेज होंगे, प्रोवाइडिंग द कंपनीज विद कंसिस्टेंट बिलिंग अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव रेवेन्यू, जिससे इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि कंपनी कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट इन मार्केट वेयर सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज आर आइडेंटिफाइड, दिस इन्वेस्टमेंट इज ड्राइविंग एग्रेसिव ग्रोथ इन दीज रीजन्स, ऑल्दो 90% ऑफ द कंपनी बिजनेस इज कंडक्टेड in USD hedged to currency and exchange rate is remain stable, but rise in inflation is putting pressure on। यही बात उन्होंने दोबारा किया कि इन्फ्लेशन राइज हो रहा है USD में हम कमाते हैं, और जो इन्फ्लेशन हो रही है और USD जो डीवैल्यू हो रहा है उसकी वजह से हमें थोड़ा वो देखने को मिल रहा है, लॉस देखने को मिल रहा है। The company continues to maintain a strong backlog for upcoming quarter coupled with a robust pipeline well positioned future growth। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम एक बैकलॉग मेंटेन करें जिसमें हम अपने प्रायोरिटी वाइज काम डिवाइड करेंगे। वो कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे इन्होंने कोई स्टेट बैंक के पॉलिसी के बारे में बताया जिसके बारे में मैंने इसके बारे में नहीं देखा, तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप लोगों को ये स्टेटमेंट की नई पॉलिसी के बारे में क्या पता है। इसमें उन्होंने कहा कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विच एड्रेसेस फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन क्या इस तरह की न्यूज़ है जो कि अट्रैक्ट करेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने लिखा है हम AI पे मजीद काम कर रहे हैं, जो AI प्रोवाइडिंग AI अभी ये ना मेजरली सोलली ज़्यादा AI पे काम नहीं कर रहे सिस्टम्स वाले। अब सिस्टम्स वाले चाह रहे हैं कि हम AI ड्रिवन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें मार्केट में, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनका जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ AI चल रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर भी ऑब्वियसली AI का दौर है, तो अब वो ये लोग भी इवेंचुअली AI ड्रिवन सॉल्यूशंस पे शिफ्ट हो रहे हैं, और जब ये हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इनका प्रॉफिट भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि यूरोपियन मार्केट में हमने स्टेबल ग्रोथ दिखाई है, जबकि US मार्केट जो है हमारे पास वो फ्लैट रही है, मतलब कि ना बढ़ी है ना कम रही है, लेकिन ओवरऑल हमारे पास पॉजिटिव ग्रोथ है। ठीक है, वो कह रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन भी काम कर रहे हैं। इन मिडल ईस्ट सेगमेंट कंटिन्यू टू की ड्राइवर फॉर द कंपनी द फोकस ऑन डेवलपमेंट मैच्योरिटी एक्सपर्टाइज बिजनेस विद। वो कह रहे हैं कि मिडल ईस्ट पे मजीद काम कर रहे हैं, और हम कहेंगे कि इसको एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट की जो स्केलिंग ऑपरेशन और मार्केट पेनिट्रेशन, इसका मतलब ये है कि हम ये जो मिडल ईस्ट है इस पर मजीद काम कर रहे हैं, और हम इसमें मजीद कोशिश करके इसको प्रॉफिटेबल हम इसको किस तरह बनाएंगे, जिस तरह के मैंने ऊपर भी मेंशन किया था यहाँ पर। इसके अलावा मज़ीद तो इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। वाइल कंपनी ऐसे में यहाँ पे लिखा है, वाइल द कंपनी हैज़ सीन एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड फोकस ऑन डोमेस्टिक मार्केट। हाउएवर कॉन्ट्रैक्ट्स विद पाकिस्तान that were previously eroding profitability are nearing completion।
हाँ अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो हमारे जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स थे पाकिस्तानी लोकल कंपनीज के साथ, वो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत डिक्रीज कर रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से अब हमारे पास वो कंप्लीशन के करीब आ रहे हैं जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे, और अब हम इंक्रूज अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। इसके बाद एडिशनली यहाँ पे और ये 3-4 पॉइंट्स आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेजर मेजर मैंने चीज़ें बता दी हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो। हाँ, अब मेन हमारा ये काम है कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी बिकॉज हमने इतने स्टेबल रिटर्न्स, आरओई भी हमने देखा कि हमने अगर हाईएस्ट पॉइंट पे भी खरीदा तो हमें यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। बट अगर आपने हाँ, अगर जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रह के डॉलराइज इनकम कमाना चाहते हैं, डॉलराइज इनकम वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक्चुअली आप एक हिस्सेदारी हो ना वहाँ पे, तो वो इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डॉलराइज इनकम वाली और भी कंपनीज हैं, उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इवेंचुअली आई गेस कि ये एक अच्छा टाइम है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और ये नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में हमें प्रॉफिट देगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एनालिसिस छोटा सा पसंद आया होगा। टू कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, और अपनी राय का भी इज़हार कीजिए। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। हमारा एम ये है कि हमने पाकिस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी को एनहांस करना है, तो जब तक हम नहीं करेंगे हम वीडियोस बनाते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।